हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हमने पार्ट 2 भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा के बारे में पढ़ा। उसमें हमने विदेश नीति, उसका अर्थ, के अलावा राष्ट्रीय हित संबंध, विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक, देश के भौगोलिक स्थान, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा। बच्चों, अब तक हमने विदेश नीति संबंधी प्राथमिक जानकारी लिया और उसके बाद हम भारत की विदेश नीति के संबंध के बारे में हम जानने वाले हैं। बच्चों, सभी लोग जानते हैं कि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और तब से भारत जो है स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाने की शुरुआत। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों, शासन विदेश नीति को कैसे निर्धारित करे, इस विषय में भी नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में धारा 51 के अनुसार विदेश नीति का एक व्यापक चौखट यानी बहुत विस्तृत रूप से उसमें दिया गया है। इसके अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रधानता दी गई है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्या, मान लो विश्व में किसी भी देश के साथ कोई समस्या होती है या भारत के साथ किसी तरह का विवाद या झगड़ा होता है तो उस झगड़े को शांतिपूर्ण मार्ग से हमें हल करना चाहिए। अन्य राष्ट्रों के मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर करना चाहिए। यह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। भारत की अब तक की विदेश नीति इसी चौखट में विकसित हुई है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है भारत की विदेश नीति। ये जो है इस साइड हमारा भारत देश है। तो भारत देश जो है अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। देखो यहाँ पे अलग अलग देश दिए गए हैं, उनके साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध बनाया गया है। जो भी अगर कोई विवाद या समस्या आ जाती तो उसको शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना, यह हमारा उद्देश्य माना गया है। देखो यहाँ पे दिया गया हुआ चौखट जो भारतीय संविधान की धारा 51 में लागू की गई है। यहाँ पे दिया गया है, पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों में परस्पर न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध प्रस्थापित करना। उसके बाद दिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौता के संबंध में आदर भाव बढ़ाना, मध्यस्थ प्राधिकरण की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य निम्नानुसार है। अभी तक हमने जो चौखट में देखा था वो प्रमुख उद्देश्य था, उसके बाद भी और कुछ उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है। पहला उद्देश्य है पड़ोसी देशों के साथ एवं अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो। हम दूसरे देशों के साथ मित्रता करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की सुरक्षा जो है बाधित हो, उससे किसी प्रकार का नुकसान हो। इसकी सावधानी हमें बरतना चाहिए। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखाएं सुरक्षित रहे, जो हमारे देश की जो बॉर्डर है, जो सीमा रेखाएं है, वो सुरक्षित रहे। इस विषय में कोई समझौता हमें नहीं करना है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है बॉर्डर दिया गया है पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर, उसके अलावा ऊपर दिया है चीन और भारत का बॉर्डर, है ना। तो ये देश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, लेकिन दूसरे देश वाले हमारे देश के अंदर ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कोई भी समझौता हमें नहीं करनी। भारत की एकता तथा एकात्मता का संरक्षण करना, जो हमारे भारत के अंदर एकता की भावना है उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न उत्पन्न हो, उसमें किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो, इसका हमें ध्यान रखना है। तीसरा है दूसरे देशों में निवास करने वाले हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना। इसकी जिम्मेदारी को संबंधित देशों के भारतीय दूतावास निभाते हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरे देश में जो हमारे देश के नागरिक गए हैं काम के सिलसिले में या उद्देश्य को लेकर अगर वहां गए हैं, उनके हितों की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमारे भारतीय दूतावास अलग अलग देशों में है, तो वो वहां पे जिम्मेदारी निभाते कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। भारत का हमें आर्थिक विकास करना है, भारत को संपन्न बनाना है। इसके लिए हमें विदेश के जो अलग अलग देश है उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना है। भारत की विदेश नीति की समीक्षा।
भारत की विदेश नीति का अगर हम समीक्षा करते हैं तो ये 2 चरणों में हम कर सकते हैं। पहला चरण स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1990 तक का माना जाएगा और दूसरा चरण 1990 से लेकर आज तक का जो समय है उस समय तक माना जाएगा। भारत की विदेश नीति आरंभिक चरण। पंडित नेहरू, देखो बच्चों यहाँ पे पंडित नेहरू का चित्र दिया गया है। पंडित नेहरू ने आरंभिक समय में भारत की विदेश नीति की जो प्रारूप यानी ढांचा उन्होंने तैयार किया कि हमको कैसे कैसे विदेश नीति करना है, उनके लिए कैसे कैसे नियम बनाना है। भारत की विदेश नीति के द्वारा उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का मतलब मैंने बताया था बच्चों, उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी दूसरे देश में जाकर अपना कब्जा करना, उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेश स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीयवादी भूमिका लेकर वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्राधान्यता दी। पंडित नेहरू जो थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीयवादी भूमिका निभाया, उसके लिए उन्होंने विश्व में शांति स्थापित हो और सभी देश सुरक्षित रहे, उसके साथ साथ हमारा भारत देश भी सुरक्षित रहे, इस बात को उन्होंने प्राधान्यता दी। इस समय की भारत की विदेश नीति पर 3 बातों का प्रभाव दिखाई देता है। पहला है सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप करने का प्रयत्न किया। जैसे हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश किसी भी कोई भी देश हो, चाहे वो धनी देश हो चाहे संपन्न देश हो, किसी के दबाव में आए बिना हमारा स्वतंत्र रूप से हमने कार्य करने का प्रयत्न किया है। उसके अलावा शांति बनाए रखना हमेशा भारतीयों की विदेश नीति की व्यवस्था रही है। दूसरा है पाकिस्तान और चीन, इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी विचार किया। हमने देखा कि पाकिस्तान और चीन हमारे देश में कई बार आक्रमण कर चुके, तो वो जो खतरा हमारे देश में था उसके ऊपर भी विचार किया गया। तीसरा है आत्मनिर्भरता का आग्रह और उस पर होने वाली विदेश नीति का बल। हमको हमारा देश आत्मनिर्भर बनाना है, उस पर आग्रह किया गया, और लेकिन विदेश नीति के बल पर जो विदेशों के साथ जो हमको संबंध बनाना था वो विदेश नीति के बल पे करना था। यह भी उस समय के जो विदेश नीति था उसका ये विशेषता मानी गई। आरंभिक काल में भारत ने अपनी विदेश नीति द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। शुरुआत का जो समय था जब विदेश नीति की शुरुआत की गई स्वतंत्रता के बाद, तो उस समय सबसे पहले जो एशिया महाद्वीप है उसके साथ अपना संबंध सुधारने का प्रयास किया गया। बच्चों हमारा देश कौन से महाद्वीप में है? हमारा जो देश है एशिया महाद्वीप में है। तो हमारा भारत देश जो था वो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के साथ अपना संबंध बनाने का प्रयत्न किया। देखो बच्चों ये भारत है और ये जो है एशिया महाद्वीप है, इसके साथ यहाँ पर व्यापार वैश्वीकरण का संबंध उन्होंने प्रस्तापित किया। एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाए। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से विकास साध्य करने और अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने का प्रयत्न इस कालखंड में हुआ। एशियाई देशों के सहयोग से अपना विकास करना और अपनी स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का बाधा न आए, इस कालखंड में इस बात का ध्यान रखा गया। एशिया महाद्वीप के साथ संबंध स्थापित करने के बाद, व्यापार बढ़ाने के बाद हमारा भारत देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के साथ अपना संबंध और व्यापार विस्तार करने का उन्होंने निश्चय किया। परंतु कुछ अफ्रो एशियाई देश अमेरिका और सोवियत के शीतकालीन सैन्य संगठनों के सदस्य हो गया। जब शीत युद्ध हो रहा था तो उस समय जो छोटे छोटे देश थे अफ्रीका और सोवियत रूस दोनों भागों में अलग अलग देशों में वो बढ़ गए, 2 गुट बन गए थे। तो कुछ अफ्रीका के कुछ जो देश थे ये दोनों गुट में शामिल हो गए थे। इस कारण प्रादेशिक विकास प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद जो देश शीत युद्ध के सैन्य संगठनों में सम्मिलित नहीं हुए थे उन्होंने गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन दिया। शांति और स्वतंत्रता ये 2 सिद्धांत गुट निरपेक्षवादी नीति के मूलभूत सिद्धांत बन गए। इस कालखंड में भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र थे उनके साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर समस्या को लेकर वर्ष 1947-48 और 1965 में युद्ध हुए और वर्ष 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश निर्माण हुआ। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है भारत का। देखो बच्चों ये पाकिस्तान है, ऊपर जम्मू कश्मीर है।
तो इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान में 2 बार युद्ध हुआ। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पर बांग्लादेश है। 1970 के दशक में भारत की विदेश नीति में एक प्रकार की स्थिरता यानी उस जगह पर रुक गई थी, स्थिरता थी। दक्षिण एशिया में एक प्रबल प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ। वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है परमाणु अनुसंधान क्षेत्र का। यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था। लेकिन वर्ष 1980 में कुछ बदलाव की शुरुआत हुई। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क संगठन का स्थापना हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पे सार्क संगठन का लोगो दिया गया है। चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत ने बातचीत की शुरुआत की। रक्षा विभाग के सहयोग से अमेरिका के साथ भी भारत की लेन देन की शुरुआत किया गया। पहला चरण 1947 से लेकर 1990 तक का था। पहला, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत गुट निरपेक्षवादिता को स्वीकार किया। शीत युद्ध जब हो रहा था उस समय हमारा भारत देश किसी भी गुट में शामिल नहीं था। भारत जो है गुट निरपेक्षतावाद को स्वीकार किया था। इस कारण सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेना, इसे तात्कालीन समय की प्रधानता प्राप्त थी। उस समय क्या था, भारत देश ने कहा था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो गए, लेकिन हर देश की सहयोग की मुझे आवश्यकता, हर देश की मुझे जरूरत होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इससे क्या हुआ कि बाकी जितने भी देश थे वो मित्र बन गए और उनसे हम सहायता लेके अपने देश का विकास कर सके। गुट निरपेक्षवाद नीति के कारण भारत को अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं की सहायता प्राप्त करना संभव हुआ। इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया था। इसके लिए तकनीकी विज्ञान को आयात किया गया। जो विदेशों में जो अलग अलग तकनीक थे, जैसे संगणक हुआ और भी जो नए नए तकनीक विकसित हुए थे, उसका हमारे देश ने आयात किया। जैसे संगणक है, संगणक हमारे देश में बना था क्या? नहीं, वो विदेशों में बना था और उसका आयात करके हमारा देश जो आज इतना विकसित हुआ है, आज हर एक क्षेत्र में संगणक की आवश्यकता होती है। इसके लिए सोवियत रशिया, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की। इस कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें पाकिस्तान का संघर्ष, बांग्लादेश के निर्माण और चीन के साथ जो संघर्ष हुआ उसका समावेश था। भारत की विदेश नीति में पंडित नेहरू का योगदान। पहला था वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का हम स्वतंत्र रूप से आकलन करें, यही उनकी भूमिका थी। उन्होंने शांति का समर्थन किया। दूसरा चरण वर्ष 1991 से आज तक। वर्ष 1991 में वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण आने के कारण एक देश से दूसरे देश में आना जाने पे कोई प्रतिबंध या व्यापार करने पे जो भी प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया। भारत के दूसरे चरण में विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बनी। यानी शीत युद्ध जब हुआ उसके बाद के काल में राजनीतिक और सैनिक संबंधों को प्राधान्यता नहीं रही, यानी राजनीतिक और सैनिक संबंध वो धीरे धीरे कम होने लगी। विदेश नीति में आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का समावेश हुआ। वर्ष 1991 के बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था पे लदा सरकारी नियंत्रण जो था वो कम हो गया, यानी रोक टोक जो था वो कम हो गया और आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार की गई। आर्थिक उदारीकरण का नीति का मतलब होता है एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे, एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग करे, एक देश, सभी देश मिलजुल के व्यापार करे और अपने देश का विकास करे, यानी अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों की मदद करे। इसको भी उदारीकरण कहा जाता है। इस कारण सुलभता से पड़ोसी देश के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। आर्थिक विकास का दर वृद्धि का प्रयास होने लगा, यानी सभी देश सोचने लगे कि हमारा आर्थिक विकास हो और हमारा देश संपन्न बने, ये प्रयास किया जाने लगा। वर्ष 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत हो गए। इसमें इजराइल, जापान, चीन, यूरोपीय संघ के साथ हमारा लेन देन अधिक बढ़ गया। कहने का मतलब है वैश्वीकरण के कारण या उदारीकरण के कारण
हमारे देश से और ये सारे जो देश दिए गए हैं इनका नाम जो दिया गया उसके साथ हमारा आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठनों में भारत का सहभाग बढ़ गया, जैसे G20 तथा ब्रिक्स में जो देश है उनका नाम यहाँ दिया है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखो बच्चों, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और अधिक मजबूत हो गए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारत का स्थान और ऊंचा उठ गया। भारत के परमाणु नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु शक्ति का अर्थ और उसके उपयोग, इसके अध्ययन में आपने इतिहास, भूगोल और रसायन विज्ञान विषयों में तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में आते ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग की स्थापना भी किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देखो बच्चों, डॉक्टर होमी भाभा का चित्र दिया गया है। यह परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऊर्जा का निर्माण का मुख्य उद्देश्य था, फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना भी एक उद्देश्य था। इसके अनुसार वर्ष 1974 में भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। वर्ष 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण कर भारत ने परमाणु हथियार निर्माण किया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, यह पोखरण का चित्र है। यहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ऊपर देखो, ऊपर भी चित्र दिया गया है कि कैसे परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु हथियारों का वहन करने वाले प्रक्षेपणास्त्र भी हमने तैयार किए हैं और इसके लिए वायुसेना और नौसेना भी सक्षम किए हैं। देखो बच्चों, यहाँ प्रक्षेपणास्त्र का चित्र दिया गया है। क्या आप जानते हैं परमाणु हथियार अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। तो परमाणु हथियार जो है बहुत ही विनाशकारी होती है, इससे विनाश हो जाता है, इसलिए उनका उपयोग कभी न हो, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहना आवश्यक होता है। परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए प्रमुख रूप से 2 समझौता किया गया। पहला NPT और दूसरा CTBT, ये 2 समझौता किया गया है। पहला परमाणु प्रसार प्रतिबंध समझौता, यह जो है NPT के नाम से जाना जाता है। दूसरा सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का प्रतिबंध समझौता, इसको CTBT के नाम से जाना जाता है। इन दोनों समझौतों की शर्तें केवल बड़े देशों के लिए लाभकारी होने के कारण तथा विकासशील देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाली होने के कारण इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ बड़े देशों के लिए लाभकारी था और छोटे जो विकासशील देश थे उस पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाला था। इसके लिए भारत ने इस पे अपना हस्ताक्षर नहीं किया। देखो बच्चों, यहाँ पे लोगो दिया गया है NPT का और CTBT का। अब भारत एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र है, परंतु हमने एक जिम्मेदारी परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की है। निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भारत हमेशा समर्थन दे रहा है क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, यही भारत की भूमिका है। बच्चों, क्या तुम जानते हो भारत ने यह भी बात कही थी, बच्चों यह तुम जानते हो कि भारत देश ने परमाणु अस्त्र के बारे में यह भी बात की थी कि हम भले ही परमाणु अस्त्र का निर्माण किए हैं, लेकिन जब तक कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण नहीं करता या परमाणु अस्त्र का उपयोग नहीं करेगा तब तक हम वहां पर नहीं करेंगे। ताकि ये इसलिए कहा गया कि क्योंकि भारत देश यह चाहता है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। विदेश नीति की इस प्रकार की समीक्षा करने के बाद अगले पाठ में हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।